गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है एक नई वीडियो एक न्यू रिएक्शन के साथ में। तो तो अगर चलिए मेरे शुरू पास करते हैं। $1 लाख हैं, साल के एंड पे मैं ज्यादा कमाता हूँ और मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो लेट्स से 2.5% मैंने ज़कात दे दी, उसमें से चलें 10% ज़कात के अलावा 10% मैंने सदकात खैरात दे दिए और बाकी मैंने अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगा लिया, ज्यादा बचा हुआ पैसा था मेरे पास। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊं तो गरीब और जिनको हेल्प चाहिए, पुअर तो बहुत हैं, वो तो 1 लाख भी कम है मेरे लिए। बिल्कुल सही। या मैं ग्रो करता रहूं या मैं लोगों की मदद करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने ये कहा जो जक़ात के पैसे इंडिया में बाहर से आते हैं ऑफिशियल चैनल से, जो हुकूमत को पता है हर साल, वो 900 करोड़ रुपए हैं। आज वो हजारों करोड़ों में है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है कि 900 करोड़ हर साल हुकूमत के इल्म में। जो तो अंदाजा करें कि अगर आज की तारीख में वो ज़कात जो इंडियन मुस्लिम्स बाहर बैठे हुए इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं 2.5%, अगर वो आज की तारीख में 2000 या 3000 या 4000 करोड़ मान लें, इतनी हो और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि पॉवर्टी उसी जगह रहेगी मुसलमानों की जहां पर है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। एक चोर आपकी 50% जायदाद ले गया, मान लीजिए उसने बैंक में डाका डाला या आपके अकाउंट में को हैक किया, 50% उड़ा ली है। अब आप ये कहेंगे यार जबरदस्ती मेरे हार्ड अर्न पैसे जो है 50% चले गए, लिहाजा मेरी ज़कात उसी चोर के नाम, 2.5% उसी में ज़कात हो जाएगी। एक आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई। ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहां लगाती है? आर्मी पे। आर्मी पे। वो जो बमबारी होती है दुनिया भर में, वो पैसा कहां से आता है? एक एक बम जो है गिरता है वो लाखों डॉलर का, वो कहां से आता है? मुफ्ती साहब, आपसे एक दफा बात हुई थी मेरी पहले भी जी, मुझे शायद याद आ आपसे। रहा है। तो आप आपका एक लेक्चर है कानून कानून के जो भी वो उसका हाँ। खजाना था, तो उस पे 4 जो रूल्स आपने बताए थे कि किस तरह इंसान तकब्बुर का शिकार होके उसको गर्क किया था अल्लाह ताला ने। तो अभी तक एक चीज़ वाज़ेह नहीं हुई, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें ये दोबारा। क्योंकि एक तो कि वो दौलत जो है वो उसने अपनी अपनी मेहनत से कमाई, कहता मैं ही हूँ हम, जबकि ये यकीन है कि अल्लाह ताला ही हिम्मत और हर चीज़ देने वाले हैं, और वो हमेशा रहेगी और हमेशा नहीं रहती। तो इस तरह की चीज़ें, और तकब्बुर और गरीबों की मदद ना करना, तो ये सब उसके। और एक और चीज़ थी, खैर एनीवे। तो मेरा आपसे पिछली दफ़ा जो सवाल मैंने किया था कि देखें, गरीब गरीब तो दुनिया में बहुत है। अगर मेरे पास $1 लाख हैं, साल के एंड पे मैं ज़्यादा कमाता हूँ और मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो लेट्स से 2.5% मैंने ज़कात दे दी, उसमें से चलें 10% ज़कात के अलावा 10% मैंने सदकात खैरात दे दिए और बाकी मैंने अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगा लिया, ज़्यादा बचा हुआ पैसा था मेरे पास। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊं तो गरीब और जिनको हेल्प चाहिए, पुअर तो बहुत हैं, वो तो 1 लाख भी कम है मेरे लिए। या मैं ग्रो करता रहूं या मैं लोगों की मदद करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये खुदा ने हमें इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि इस दुनिया से गुर्बत को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी कोई खुदा की तरफ से पाबंदी नहीं है। खुदा की तरफ से सिर्फ इतनी पाबंदी है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें उन गरीबों का शेयर होना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका शेयर होना चाहिए। अब आप अपनी ज़कात दें, 2.5% अपने रिश्तेदारों में दें, ये ज़्यादा 22 सवाब है। आप 10% मजीद सदकात निकाल दें, अपने रिश्तेदारों को दें, ये ज़्यादा 22 सवाब है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ये बात होगी 2005 या 6 की बात होगी शायद। और उस वक्त आई बिलीव के कांग्रेस की हुकूमत थी और उसका शायद पहला जो 2 मरतबा आई वो हुकूमत, तो पहली जो टर्म थी उसकी। तो उसमें एक कांग्रेस के मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर, किदवाई उनका लास्ट नेम था, वो देवबंद आए। मैं उस वक्त देवबंद में था और मैंने उनकी स्पीच सुनी। और चूंकि वो हुकूमत में थे तो उन्होंने ये कहा कि जो ज़कात के पैसे इंडिया में बाहर से आते हैं ऑफिशियल चैनल से, जो हुकूमत को पता है हर साल, वो 900 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, जो ये उस वक्त की बात हो रही है। आज वो हजारों करोड़ों में है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है कि 900 करोड़ हर साल हुकूमत के इल्म में जो है। और जो हुकूमत के इल्म में नहीं है, मान लीजिए आप कोई रिश्तेदार गया, उसके हाथ भिजवा दिए या लोकल ज़कात दे दी, वो कितनी है? तो अंदाजा करें कि अगर आज की तारीख में वो ज़कात जो इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स बाहर बैठे हुए इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ज़कात, सदकात की बात नहीं हो रही है, ज़कात,
2.5%. اگر وہ آج کی تاریخ میں 2,000 یا 3,000 یا 4,000 کروڑ مان لیں اتنی ہو اور اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاورٹی اسی جگہ رہے گی مسلمانوں کی جہاں پر ہے. مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور جب دی جاتی ہے تو اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. جی صحیح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی اسی معاملے میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ گریٹ فلاسفر صاحب کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ انڈیویجول نہیں, اس کو اسلام جو ہے وہ نظام کے تابع کرتا ہے. تو یہاں پہ جو اسلام کے نظام کا رول شروع ہوتا ہے, یہ وہ ساری یعنی کہ جو کلیکٹیو جو ایشوز ہیں دنیا کے, اس کو آپ اسلام کے تابع کر کے اسلام کے نظام میں ہی سولو کر سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو آپ رکھیں تو ماڈرنٹی کے تابع, یعنی ساری چیزیں تو آپ ماڈرنٹی کے حساب سے ڈیفائن کریں, ساری پرابلم ماڈرنٹی کریٹ کریں اور پھر آپ اسلام کو آگے کہیں کہ آپ سولوشن دو. یہ نہیں ہوگا. آپ اس کو اسلام کے تابع ہی کریں گے پورے نظام کو, اور پھر اس میں جو کریٹ ہوگی اس طرح کی چیزیں اس کو اسلام جو ہے وہ ایزیلی سولو کر دے گا. تو یہاں پہ نظام کا عمل دخل ہے. یہ بھی آپ نے بہت زبردست بات کہی ہے اور ایکنالوجی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دا گریٹ فلاسفر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یو ایس یا کینیڈا میں کہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر بہرحال اگر ان دونوں ممالک میں ہی آپ ہیں تو میں اس کی مثال دینے کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. دیکھیں ہمارے ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں یعنی یو ایس کینیڈا وغیرہ میں, یہاں پر ایک خاص معیار زندگی ہے, ٹھیک ہے. اس معیار زندگی کو چیز کرنے میں بندے کی عمر آدھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ناٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, اپرچونٹیز ہیں, لیکن اس اپرچونٹیز کو اویل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر یہی وجہ ہے کہ ذرا سا مثلا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا, مان لیجیے آپ کی جاب چلی گئی, آپ سڑک پر آ گئے چونکہ آپ نے اپنا مکان مورگیج پہ لے رکھا تھا, آپ کی جاب چلی گئی, آپ سے گاڑی چھین لی گئی چونکہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ لے رکھی تھی بینک سے, تو آپ پورے اس سسٹم کے اندر جو ایک ڈیول سوسائٹی ہے, ڈیول سسٹم ہے, آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں. ہمارا امیر ہونا یا ہمارا غریب ہونا وہ سسٹم ڈیفائن کر رہا ہے. ہم غریب ہوتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں تو اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں, اس پورے کیپٹلسٹ نظام کا ہم حصہ ہیں, اس کمپوننٹ ہے. پھر جیسے عاصم بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے اس ڈیول سسٹم نے. اب آپ سولوشن چاہیے آپ کو اسلام سے, تو بھائی اسلام سے اگر سولوشن چاہیے نا, پھر پورا اسلامک سسٹم لانا پڑے گا, تو پھر اسلام سولوشن دے گا نا. تو اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں تو میں 28% ٹیکسز گورنمنٹ مجھ سے لے جاتی ہے. So do I have to pay the zakat on the top of that? Of course وہ ٹیکس ہے جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. زکات آپ کے زکات ٹیکس نہیں ہے, زکات فرض ہے, زکات ایک عبادت ہے, ٹیکس عبادت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے گورنمنٹ آپ کو سزا دے گی, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ خدا کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر معاہدہ کر لیا کسی قوم سے, کسی سوسائٹی سے, کسی ملک سے, تو آپ وہاں کے قانون کی پاسداری کریں گے, بس اتنا ہی ہے. لیکن اگر سزا آپ کو ملنی ہے تو وہ خدا کے یہاں نہیں ملنی ہے, وہ دنیا میں ملنی ہے اگر آپ ٹیکس چوری کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 28% دینے کے بعد پھر جو میری انکم نیٹ انکم بچے گی اس پہ پھر میں نے آپ 2.5% زکات دیں گے. جی ہاں, انکم نہیں, ویلتھ جو ہوگی اس پہ دیں گے. ہاں نہیں رائٹ, ویلتھ پر دیں گے آپ, انکم پر نہیں. یعنی آپ پوری جو بھی انکم اور ویلتھ دونوں کو ملا کر, اور ویلتھ وہ نہیں چاہیے جو گروتھ والی ہو. یعنی آپ پراپرٹیز جو ہیں مثلا اگرچہ ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, آپ کے 5 مکان ہیں اور 5 مکان آپ نے کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں, تو ہر مکان سے کرائے کی جو آپ کے پاس آمدنی ہو رہی ہے اس پر آپ ٹیکس دیں گے, نہ کہ مکان کی قیمت کے اوپر. سوری, ٹیکس کہہ رہا ہوں, زکات. جی. ایک دوسرے اسکالر سے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے اگر آپ نے ٹیکسز دے دیے, گورنمنٹ آپ سے لے گئی ہے آپ کی تنخواہ میں سے, آپ کے ہارڈ ورک میں سے پیسہ, تو وہ زکات اس میں سے غامدی صاحب سے تو نہیں سن لیا؟ جی انہی کو سنا تھا. صحیح یہی مسئلہ ہے. حالانکہ مجھے نہیں معلوم کیسے گیس کیا, یہ والی بات غامدی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہنے کا. جی انہی کو سنا تھا. وہ تھوڑے لاجیکل لگتے ہیں کمپیئر دین ادرس, تو میں ان کو کبھی وہ لاجیکل میرے بھائی اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ کے 2.5% بچوا دیے انہوں نے 28% کے بعد. اب وہ لاجیکل لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب. نہیں, میں یہ حقیقت ہے, کیونکہ ایک انسان جو ہے فطری طور پر چاہتا ہے کہ یار میرے پیسے بچ جائیں. بھائی میں اور آپ ہم دونوں ٹیکس دیتے ہیں, لیکن پوری کوشش رہتی ہے کہ یار ذرا ٹیکس کم دیں. سارے اور خرچے ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں کہ یار یہ والا خرچہ بھی ایڈ کرو, فلاں دن چائے پی تھی اسٹار بکس میں اس کو بھی ایڈ کر دو, سارے نکالتے ہیں نا, ٹیکس بچ جائے. جی تو انسان فطری طور پر پیسے بچانا چاہتا ہے, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. تو اگر کوئی چائے پینے سے ٹیکس بچ جاتا ہے مفتی صاحب وہاں پہ؟ ہاں بھائی, آپ اپنے سارے خرچے جوڑ دیجئے. اللہ, ہاں بالکل.
आप जाते हैं ना हाईवे पे जो टोल देते हैं वहां पर वो भी रसीद रखें साहब, वो भी उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। यानी आप अपने जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप उसको दिखाइए कि भाई बिजनेस मीटिंग है, लोग दिखाते हैं। तो मैं लॉजिकल इसलिए कह रहा था आपको, देखें मेरा क्वेश्चन फिर भी था, मैंने अभी आपसे पूछा ना कि 28% टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट ले जाती है तो फिर भी मैं ज़कात दूंगा कि नहीं, ये सवाल इसीलिए जहन में आया कि इसके बाद भी जहन में क्वेश्चन आता है कि यार ये तो गवर्नमेंट ले जाती है फिर भी इतना माल मेरे पास आता है तो ज़कात। अच्छा देखिए, अब मैं लॉजिक की बात करूं गामदी साहब की, देखिए कुरान ज़कात का हुक्म तो कुरान में है ना। जी जी। अच्छा, कुरान में जहां ज़कात का हुक्म है वहां ये भी तो लिखा हुआ है ना कि कहाँ देने हैं। 8 मसारिफ हैं, सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ हैं जी, यानी 8 जगहों में से किसी एक जगह पर आप ज़कात दे सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपके पैसों में से 28% ले गई, ठीक, क्या आपको लग रहा है कि वो 28% जो पैसे हैं वो उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में या उन 8 में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज़कात कैसे अदा हुई? ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। एक चोर आपकी 50% जायदाद ले गया, मान लीजिए उसने बैंक में डाका डाला या आपके अकाउंट में को हैक किया, 50% उड़ा लिए। अब आप ये कहेंगे यार जबरदस्ती मेरे हार्ड अर्न पैसे जो है 50% चले गए, लिहाजा मेरी ज़कात उसी चोर के नाम, 2.5% उसी में, ज़कात हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जबरदस्ती आपसे पैसे ले और वो आपके और आपको देने पड़े तो ज़कात उससे अदा नहीं होगी। ज़कात अदा होगी जब आप अपनी मर्जी से गरीब को उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में दें तो ज़कात अदा होगी। सही सही फरमाया। तो मेक सेंस। जी, अब देखें ये गामदी साहब की लॉजिक का क्या नुकसान होता है जी। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल पे देखें तो जो हाँ, लेकिन फायदा एक है, फायदा ये कि पैसा बचता है। तो अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो गवर्नमेंट जो हमसे ले जाती है टैक्सेस, अगर आप देखें तो जो सबर्बन एरियाज हैं, मैं पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया के इलाके से हूँ, तो वो लोग जो वहां पर रहते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है, अच्छा वो गवर्नमेंट से मरात लेते हैं वेलफेयर के नाम पे और पता नहीं क्या क्या, फूड स्टैम्प, ये उसके बाद फिर वो क्योंकि उन गवर्नमेंट उनको टैक्स में भी छूट देती है, तो क्या होता है एक वक्त आता है कि दे डोंट इवन माना वर्क, अगर जॉब भी है तो नहीं, क्योंकि हम जॉब करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें फ्री का फूड मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, हम क्यों घर से निकले। सही। सो वो भी तो उनको, हमारा पैसा उन्हीं को जाता है ना। नहीं देखें, एक चीज तो ये है कि ये तय नहीं है कि हमारा पैसा उनको जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं वो टैक्स दे रही हैं, ठीक है, उनको टैक्स छूट भी मिल रही है और टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा सिर्फ वही नहीं जा रहा है। एक आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई, ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ लगाती है? आर्मी पे। आर्मी पे वो जो बमबारी होती है दुनिया भर में, वो पैसा कहां से आता है? एक एक बम जो है गिरता है वो लाखों डॉलर का, वो कहां से आता है? यही टैक्सेस से लिया हुआ, यही टैक्सेस से आता है। तो 50% के करीब तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई, बाकी जो बचा वो फिर स्टेट गवर्नमेंट, काउंटी और सिटी, उनको मिलता है जी। उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन में चला जाता है, और आपका जो लोकल स्कूल है वहां पे जाएगा वो क्यों पढ़ाता है। हाँ, ये भी है, सही बात है, ये बात भी हकीकत है। मुफ्ती साहब, आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग कि मैं सोसाइटी में जाता हूँ, बाहर देखता हूँ हट्टे कट्टे बिल्कुल ठीक लोग फूड स्टैम्प पे बैठे हैं, समझ नहीं आता क्यों उनको अप्रूव करके दे देती है गवर्नमेंट। तो जी मेरे भाई, ये इस निजाम का फेलियर है, ये इस्लाम का फेलियर नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फेलियर है। अभी आप देखें कि कोरोना के दौरान जो बाइडेन ने वो निकाले थे ना, और शायद उससे पहले भी निकले थे, ट्रंप ने निकाले थे ना, वो जो क्या था वो स्टिमुलस चेक दिए गए थे ना सारे अमेरिकन को, है ना, कितने यानी हर एक को यानी मिनिमम $1000 तो मिले ही मिले थे, ठीक, हर एक आदमी को मिनिमम मिले थे, और कुछ लोगों ने 2-2 साल तक बैठकर हर हफ्ते $500 कमाए हैं, हर हफ्ते। अच्छा, क्यों साहब आप ये कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मस्जिद है, नॉर्थ एंड मॉस्क है, मैं वहां पर जाता हूँ, इमाम साहब ने डेट फाइल किया, 10,000 इकट्ठे लिए, ये कह के कि मैं यहाँ पर बच्चों को देखता हूँ और बच्चे आते हैं उनकी टेक केयर करता हूँ, और वो नहीं करते थे। कैन यू बिलीव इट? इस तरह सिर्फ मौलवी साहब ने नहीं, हजारों लोगों ने झूठ बोल के पैसे लिए। भाई, बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे थे तो इमाम साहब क्यों पीछे रहे?
تو مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ امام صاحب بدنام اس لیے کہ امام صاحب ہے، ورنہ تو 10,000 کیا لوگوں نے لاکھوں کمائے بھائی. مفتی صاحب اس پہ نا مجھے ایک حیرت بھی ہوتی ہے، خاص کر یو ایس میں، کہ یو ایس اتنا زیادہ ٹیکس لیتا ہے، لیکن جب میں مطلب پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے یہ دیکھا، جب مجھے یہ پتا لگا کہ یو ایس میں جو ہیلتھ کیئر کا پیسہ فیس ہے وہ کتنی زیادہ ہے، تو مطلب میں پریشان ہو گیا، اس سے اچھا انسان مر ہی جائے. پھر مجھے یہ پتا لگا کہ وہاں پر یو ایس میں ایک مطلب سرجری جو ہوتی ہے نا ہماری جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی، وہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں انڈیا میں آنا، انڈیا میں جوائنٹ ریپلیس کرنا، گھومنا اور واپس آنا. جتنا پیسہ ان کو اس سب میں لگا نا، اس سے ڈبل ان کو یو ایس میں لگتا ہے. ارے بھائی صاحب آپ روٹ کنال کرا لیں یہاں پر ڈینٹسٹ کے پاس، اس میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس 2 مرتبہ انڈیا گھوم کر آ جائیں، پاکستان گھوم کر آ جائیں اور وہاں روٹ کنال کرا لیں. ٹھیک ہے، وہ سرجری تو وہ تو میں تو ڈینٹسٹ کی وزٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلے جناب.